हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट मीन्स कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स 11th क्लास में भी तो है ही, साथ ही साथ 12th क्लास में आपको मदद करेगी। ये क्या चीज है? तो सॉल्यूशन। हेडिंग डालिएगा आप लोग, सॉल्यूशन। पहले इसको आप डिफाइन करिए, सॉल्यूशन को डिफाइन करिएगा। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो देखो, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, it is the homogeneous mixture of two or more than two component within certain limit। समझिएगा, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आपको समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि सर जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जिसका अमाउंट कम रहे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है शुगर, ये क्या है? शुगर, और प्लस ये वाटर, दोनों को ऐड करोगे, ये चीनी और ये पानी है, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा? शरबत। शरबत मतलब एक तरह का ये सॉल्यूशन ही समझिए। ठीक है, अब हम यहाँ बता रहे हैं कि सर सॉल्यूशन को डिफाइन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? यहाँ से देखो, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व करे, वैसा सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व करे और जिसको सेपरेट ना किया जा सके और जिसको खुली आंखों से ना देख पाए, उसको कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। जिससे मान लीजिए आपके पास है ये शुगर को जब आप वाटर में डालिएगा तो वो कंप्लीटली पूरी घुल जाएगा। घुलने के बाद आप खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाइएगा और इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाइएगा, तो ये एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे हम क्या बोले सर, एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपके पास क्या है? वाटर। इस कंटेनर में क्या है आपके पास? वाटर। ठीक है, ये वाटर है सर H2O, और इसमें अगर आप शुगर को ऐड करते हैं, शुगर को जब ऐड करिएगा तो इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाएगा, पूरी घुल जाएगा। और घुलने के बाद आप इसमें खुली आंखों से इसमें चीनी को देख पाइएगा तो नहीं, और चीनी और पानी को अलग अलग कर पाइएगा तो नहीं। ये एक तरह का होता है होमोजेनियस मिक्सचर। एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समझिएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ये आपके पास कोई कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर। समझिएगा, ये कंटेनर है और कंटेनर में इसके अंदर में क्या है? H2O। अब H2O में क्या है? H2O में समझिएगा, इसमें आप अगर सैंड के पार्टिकल को डालते हैं, सैंड दैट मीन्स बालू को अगर पानी में डालोगे तो पूरी घुलेगा? नहीं सर, ये पूरी नहीं घुलेगा। और नहीं घुलेगा तो आप जब नहीं घुलेगा तो पानी के अंदर में बालू दिखाई देगा या नहीं? तो ये सर देगा। तो सर आप इसको पानी और बालू को अलग अलग कर पाइएगा, सेपरेट अलग अलग? ये सर कर लेंगे, तो इसको कहा जाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसको कौन सा मिक्सचर कहा जाता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसको आप हिंदी में पढ़े होंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? समझिएगा, समांगी मिश्रण क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डालने के बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए और जिसको खुली आंखों से ना देख पाए और जिसको सेपरेट ना कर पाए, वो होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। और वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डालने के बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व ना करे और जिसको खुली आंखों से देख ले और जिसको सेपरेट कर ले, वो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है
सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से अधिक कंपोनेंट का, और वो भी एक लिमिट तक। सॉल्यूशन जब भी बनेगा एक लिमिट तक बनेगा। जैसे सर मान लीजिए आपके पास है वाटर है 200 मिलीलीटर, कितना 200 मिलीलीटर, और आप इसमें 5 केजी चीनी को ऐड करिएगा तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? नहीं सर, यहाँ सॉल्यूशन नहीं बनेगा। यहाँ समझिएगा 200 मिलीलीटर वाटर में अगर 20 ग्राम चीनी को ऐड करेंगे तो ये पूरे घुल जाएगा। इसमें आप बोल सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन 200 मिलीलीटर वाटर में आप 5 केजी चीनी को ऐड करिएगा, चाहे 7 केजी चीनी को, चाहे 10 केजी चीनी को ऐड करिएगा तो यहाँ डिसॉल्व करेगा नहीं। तो ये आपका कहने का मतलब जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो एक लिमिट तक बनता है। जैसे 200 मिलीलीटर में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम चीनी को ऐड करिएगा तो वो घुल जाएगा। तो यहाँ जब भी सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से अधिक कंपोनेंट का, और वो भी एक लिमिट तक। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट में देखिएगा, सॉल्यूट में क्या लिया? शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब समझिए, इसको आगे बता रहे हैं। सॉल्यूट क्या होता है? जिसका अमाउंट कम रहे, जिसका अमाउंट क्या रहेगा? कम। जिसका अमाउंट कम रहे उसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूट। जिसका अमाउंट कम रहे उसको सॉल्यूट कहा जाता है। और सॉल्यूट को समझिएगा, आप यहां थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूट, इट इज द लेसर अमाउंट which can be dissolved in solvent। समझिएगा, सॉल्यूट क्या होता है? जिसका अमाउंट कम रहे, जिसका अमाउंट लेसर रहे, लेसर अमाउंट रहेगा और वो डिसॉल्व करेगा किसमें? सॉल्वेंट में, तो उसको आप क्या बोलिएगा? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? तो सर जिसका अमाउंट ज्यादा रहता है। सॉल्वेंट क्या होता है? तो इट इज द लार्जर अमाउंट which can be dissolved in solute or on solution। समझिएगा, सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल अभी बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर आपको बता रहे कि सर 25% है क्या आपके पास शुगर, तो 25% शुगर परसेंटेज के लिए क्या होता समझिएगा? परसेंटेज के लिए होता 100, और 25 जो हो जाएगा ना शुगर, अब इसमें बचेगा कितना? 75। तो 75 क्या हो जाएगा? वाटर। बिना वाटर का कहीं सॉल्यूशन बनेगा? तो नहीं सर। जिसका अमाउंट कम है, 25 अमाउंट कम है, तो इसको क्या बोलोगे? सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज्यादा है इसको क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम है उसको सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको सॉल्वेंट। अगला एग्जांपल मान लीजिए सर, हम लेते हैं 30% यूरिया लेते हैं, तो परसेंटेज के लिए होता है क्या बाबू? 100। तो 30 क्या हो जाएगा? यूरिया। अब इसमें बच कितना रहे? 70%। तो 70% क्या हो जाएगा? वाटर। अब जिसका अमाउंट कम रहे, 30 कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और ये ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि सर 40% ले रहे हैं, 40% अल्कोहल, तो समझिए इसमें क्या है सर? परसेंटेज के लिए तो होता है क्या? परसेंटेज के लिए होता है 100। परसेंटेज के लिए क्या होता है? 100। अब 40 क्या हो जाएगा? अल्कोहल। 40 जो हो जाएगा आपके पास अल्कोहल, और 60 क्या हो जाएगा? वाटर। अब जिसका अमाउंट कम रहे उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज्यादा रहे उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट कम रहे उसको सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा रहे उसको सॉल्वेंट। ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मान लीजिए आपके पास एक का दो एग्जांपल और लेते हैं। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसका एग्जांपल देखिए तो देखिएगा, बोल रहे हैं सर
यहां तक 35% आपके पास क्या है, ग्लूकोज। 35% ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन। 45% है आपके पास क्या है, मिल्क, समझिएगा। 55% क्या है आपके पास, मान लीजिए लेमन जूस, लेमन जूस। ये 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिर से हम बता देना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम 45% मिल्क की बात करते हैं, 45% मिल्क, ये तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कितना परसेंट सॉल्यूट है, कितना परसेंट सॉल्वेंट है। सर 45% क्या है आपके पास, मिल्क। अब देखिएगा सर, परसेंटेज के लिए होता है बाबू क्या, 100। सर 45 क्या हो जाएगा, मिल्क। सर इसमें बच कितना रहा, 55 क्या हो जाएगा, वाटर। अब जिसका अमाउंट कम है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जिसका अमाउंट कम है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा है इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये आप लोग को बता दिए हैं। अब दोनों को ऐड करोगे 100%। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो समझ में आ गया होगा। जिसका अमाउंट कम रहता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूट। लेसर अमाउंट को सॉल्यूट कहा जाता है। लेसर अमाउंट को क्या कहा जाता है, सॉल्यूट। और ये लार्जर अमाउंट को क्या कहा जाता है, लार्जर अमाउंट को सॉल्वेंट कहा जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कंसंट्रेशन टर्म में क्या पढ़ना है आपको, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म। तो मान लीजिए आपके पास ये सॉल्वेंट है, समझो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझ रहे हैं, वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को। ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में कितना अमाउंट, सॉल्यूट का कितना अमाउंट इसमें डिजॉल्व है, समझिए। ये सॉल्वेंट है, मतलब ये वाटर है आपके पास। वाटर में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व है, इसी अमाउंट को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग डिफाइंड करेंगे कैसे, तो एक मास डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट। मास डिपेंडेंट देखेंगे, जो मास पे डिपेंड करता है, मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। और एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये चीज समझिएगा, ये मास डिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है समझिए। ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जिसमें हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, और वॉल्यूम को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और किस में, सीसी में, तो इसको वॉल्यूम को ये सब सारे यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वॉल्यूम को किस में लिख सकते हैं, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। तो ये सब सारे टर्म को हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। कैसे, मान लीजिए आपको बोलेंगे कि सर आपके पास 2 लीटर क्या है, 2 लीटर मान लीजिए मिल्क है, 2 लीटर क्या है, मिल्क। अगर आप इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, पूरा गर्म कर रहे हैं दूध को, 2 लीटर दूध को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्या आपके पास वॉल्यूम जो 2 लीटर दूध बचेगा क्या, नहीं सर, इसमें थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब ये जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में लीटर की बात करेंगे, मिलीलीटर की बात करेंगे, डेसीमीटर की बात करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब का बात करेंगे, सीसी की बात करेंगे, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब आगे बात कर रहे हैं मास पे, तो मास वाला में क्या होता है, हमेशा जब भी मास का बात करेंगे तो वो उसमें क्या होता है, ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर केजी से। कहने का मतलब समझिएगा, अगर किसी आदमी का वजन, किसी इंसान का वजन है 60 केजी, ठीक है, और वो तपाती धूप में काम कर रहा है, मतलब पूरा 12 बजे दिन में काम कर रहा है, जिस टाइम टेम्परेचर था 48 डिग्री सेल्सियस। आदमी का वजन कितना है, 60 केजी का आदमी है, और 48 डिग्री सेल्सियस पे दिन में काम कर रहा है। तो उसके बाद वो पसीने से लथपथ हो गया, और वो आदमी अचानक, ये 60 किलो वाला आदमी एसी वाला रूम में आ गया,
मान लो कि एसी वाला, जहां एसी चल रहा था 10 डिग्री टेम्परेचर था, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस आदमी का वजन बढ़ेगा या घटेगा। तो सर इस आदमी का वजन बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा बताइए। तो इस आदमी का वजन क्या रहेगा, वही 60 केजी। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो मास पे डिपेंड करने वाले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में अभी हम लोग लिखेंगे, जानेंगे। चलिए आगे, जो फर्स्ट जो है परसेंटेज क्या लिखना, परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम को ही कहा जाता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और इसी को कहा जाता है, क्या पता है, इसी को कहा जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंटेज कहा जाता है। ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर मान लीजिए कि सर हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी, सेकेंड नंबर हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर मान लीजिए कि वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन ये चीज। फोर्थ नंबर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। फिफ्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे मान लीजिए नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। सिक्स्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ये चीज, जिसको ppm भी बोलते हैं हम लोग प्यार से। सेवंथ नंबर पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स क्या पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ppb बोलते हैं जिसको हम लोग प्यार से। अब इधर देखिएगा, इधर जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास फ्रैक्शन, ठीक है, मास फ्रैक्शन। दूसरा बताइए सर, दूसरा में जो है परसेंटेज मास, इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज को ही बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। अगला जो है मोलालिटी, अगला क्या पढ़ना है आपको, मोलालिटी। और फोर्थ नंबर क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्या पढ़ना देखिएगा, फिफ्थ नंबर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये दोनों टर्म में दिया रहता है, ये मास के टर्म में भी दिया रहता है और वॉल्यूम के टर्म में भी दिया रहता है। और 6 में पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन ppb ये चीज। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, टोटल कंसंट्रेशन टर्म कितना हो गया, 13। इधर 6 कंसंट्रेशन टर्म और इधर 7 कंसंट्रेशन टर्म, टोटल कंसंट्रेशन टर्म कितना हो गया, 13 कंसंट्रेशन टर्म। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिलहाल चलते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि विच कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन सा, मोलारिटी, वॉल्यूम फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, नॉर्मैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, परसेंटेज वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज और V बाय V परसेंटेज। ये सब लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे मास फ्रैक्शन को। पहले किसको स्टार्ट करेंगे, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन को पहले स्टार्ट करेंगे। मास फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। मास फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ आप सॉल्यूट मानना पड़ेगा, दूसरे तरफ क्या मानना पड़ेगा, सॉल्वेंट। आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, जितना टोटल 13 कंसंट्रेशन टर्म जो लिखवाए हैं
तेरह कंसंट्रेशन टर्म में सेम चीज मानना है। अगर आप सॉल्यूट को हम लोग बी मान रहे हैं और सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं, किसमें? मास फ्रैक्शन में। मास फ्रैक्शन में सॉल्यूट को बी मान रहे हैं, सॉल्वेंट को ए मान रहे हैं, तो अगर आप वॉल्यूम फ्रैक्शन भी पढ़िएगा तो सॉल्यूट को बी मानना पड़ेगा, सॉल्वेंट को ए मानना पड़ेगा। और इसी तरीके से मोलारिटी में भी सॉल्यूट को बी मानना पड़ेगा, सॉल्वेंट को ए मानना पड़ेगा। इसी तरीके से मोलारिटी में भी सॉल्यूट को बी मानना पड़ेगा और सॉल्वेंट को ए मानना पड़ेगा। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट को बी मानना पड़ेगा, सॉल्वेंट को ए मानना पड़ेगा। मतलब हर एक कंसंट्रेशन टर्म में सेम चीज मानना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि सॉल्यूट को एक्स मानते हैं, सॉल्वेंट को वाई, तो हर एक कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूट को एक्स और सॉल्वेंट को वाई मानना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सर सॉल्यूट को भी, तो देखो W को बोलते हैं बाबू गिवन मास। गिवन मास, और गिवन मास जब भी रहेगा ग्राम में रहेगा या फिर किस में रहेगा? केजी में, ठीक है। यहां भी W को बोलते हैं क्या? गिवन मास। गिवन मास ये ग्राम में रहेगा या फिर किस में रहेगा? केजी में रहेगा ये चीज। अब देखो W जैसे B लिखेंगे, यहां भी W का मतलब क्या होता है? गिवन मास, और यहां भी W का मतलब गिवन मास। दोनों जगह W का मीनिंग क्या निकल रहा है? गिवन मास। गिवन मास आप समझिएगा। तो सर यहां क्या होगा ना, B का मीनिंग क्या निकल रहा है? सॉल्यूट। B का मीनिंग क्या निकल रहा है? सॉल्यूट। और A का मीनिंग क्या निकल रहा है? सॉल्वेंट। तो यहां WB दे देंगे। WB का मीनिंग क्या होता है? गिवन। गिवन मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और सर जैसे WA लिखेंगे तो A का मीनिंग क्या है? सॉल्वेंट। यहां लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज गौर करो, इसमें क्या करेंगे ना सर, थोड़ा सा देखना। अब इसका निकालेंगे मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहां फॉर्मूला होता है क्या पता है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को सिमिलरली लिख के लिखिएगा तो कैसे लिखोगे? मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, यहां देखो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट WB प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सिमिलरली क्या देखेंगे कि सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है? WA अपॉन WB प्लस WA। ये आप पढ़ लीजिए, ये चीज, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए। ये मास फ्रैक्शन का पूरा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ये फॉर्मूला। एक चीज और कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो वीडियो 30 होना चाहिए। 30 मिनट का रहने दो अभी ये मास फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल्स 2-3 कर लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल्स है, मान लीजिए 20 ग्राम ऑफ NaOH which dissolve in 180 gram of acetone to form solution। क्या बोल रहे हैं?
समझिए टू फॉर्म सॉल्यूशन, फाइंड द मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये चीज देखो तो 20 ग्राम क्या दिया है, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH दिया है और 180 ग्राम क्या दिया है, एसीटोन। अब यहाँ अमाउंट का डिफरेंस देखो, जिसका अमाउंट कम रही, जिसका अमाउंट कम, ये कम अमाउंट है और ये ज्यादा अमाउंट है, तो जो ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको बोला जाता है क्या, सॉल्वेंट। तो आप एक तरफ क्या लिखोगे, सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट WA बराबर कितना, 180 ग्राम, और जिसका अमाउंट कम रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं। ये WB बराबर कितना है, 20 ग्राम। अब याद करिए फॉर्मूला कि सर मास फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट वाला टर्म ऊपर में लिखिएगा, तो 20/20 प्लस 180, तो 20/200, 0 तो 1/10 मतलब 0.1 आया, ठीक है। अब देखिएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है, सॉल्वेंट वाला टर्म को ऊपर में लिखना है, सॉल्वेंट वाला टर्म को 180 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 180, तो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 200, 0 2 9 18 2 10 20, 9/10 यानी 0.9, ये आंसर आ गया। और ये मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, समझो जो अभी बोल रहे हैं कि सर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करने के बाद 1 होना चाहिए, तो 0.1 और 0.9, 0.1 प्लस 0.9 तो कितना हो गया, 1.0। मतलब ये आपका आंसर क्या है, एकदम सही है, ये राइट आंसर है। ये चेक करने का तरीका है कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना, 1 होना चाहिए। देखो आगे 27, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसी में देखिए तो हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, C2H6 यहाँ अगर मान लीजिए 40 ग्राम दे रहे हैं, 40 ग्राम, और यहाँ मान लीजिए आपके पास दिया रहे 160 ग्राम। ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, पहले वाला क्वेश्चन है। चलिए ठीक, इसको क्या करोगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां कितना दिया है, जिसका अमाउंट ज्यादा हो सॉल्वेंट 160 ग्राम, जिसका अमाउंट कम हो 40 ग्राम। अब मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाला मास को पहले रखना 40/40 प्लस 160, तो 40/200, 0 4 5 20, 1/5, 0.2। अब देखिए तो 160/40 प्लस 160/200, 0 4/5 से नहीं कट रहा, 0.8, 50-40 ये चीज। अब ये 0.2 और 0.8 करिएगा, 8 को ऐड करिएगा, कितना आ रहा है, 1, या कि 1/5 और 4/5 को भी ऐड करोगे फिर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा, मतलब आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, सही। ये आप लोग का मास फ्रैक्शन हो गया खत्म। इसका हम आप लोग को PDF में न्यूमेरिकल्स व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे कंसंट्रेशन टर्म। थैंक यू।